दोस्तों, क्या आपकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है? अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस बजट में आपके लिए कुछ भी नहीं है, उस बजट को पिछले 77 सालों में देश का नंबर 1 बजट बताया जा रहा है। अब दोस्तों, जहां शिक्षा का बजट आधा कर दिया गया हो और बेरोजगारों के लिए जीरो उम्मीद हो, उस बजट को प्रधानमंत्री मोदी अब तक का सबसे ऐतिहासिक बजट बता रहे हैं। आज का बजट ऐतिहासिक है। दोस्तों, मोदी इस बजट को ऐतिहासिक क्यों बता रहे हैं? ये सवाल जब मैंने देश के पूर्व वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि मोदी दरअसल बड़बोले हैं, इसलिए मामूली सी चीज को, मामूली से बजट को हिस्टोरिकल बता रहे हैं। इस सरकार की जो खासियत रही है शुरू से, वो रही है बड़बोलपने की। जी, कुछ भी बोल दो अपनी तारीफ में। अब दोस्तों, यशवंत सिन्हा देश के बरसों बरस वित्त मंत्री रहे और कम से कम 5 बार इन्होंने देश के सामने बजट, आम बजट पेश किया है। उन्होंने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जो मोदी जी की वित्त मंत्री हैं, ये तो सिर्फ नाम की वित्त मंत्री हैं। दरअसल सारा बजट मोदी जी की टीम प्रधानमंत्री कार्यालय में तैयार करती है। वित्त मंत्री तो सिर्फ संसद में जाकर बजट पढ़ देती हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बजट अब वित्त मंत्रालय में नहीं बनता है, पीएमओ में बनता है, और वित्त मंत्री का केवल ये कर्तव्य रहता है कि वो पार्लियामेंट, लोकसभा में खड़े होके बजट स्पीच को पढ़ दें। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि वो रीडर हैं? हाँ, मंत्री नहीं, रीडर मिनिस्टर हो गई है कि वहां से लिख के आया भाषण, प्रधानमंत्री के यहाँ से, पीएमओ के यहाँ से, उसको उन्होंने उठ के पढ़ दिया। बहुत दिनों से ये चल रहा है। अब यशवंत सिन्हा ने मेरे साथ इस विस्फोटक इंटरव्यू में कई गहराई वाली बातें भी कहीं, कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि दरअसल मोदी जी एक के बाद एक, 2014 से जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, आदतन वो एक के बाद एक कई बड़ी योजनाएं देश को देते चले गए। जैसे मेक इन इंडिया है, या फिर डिजिटल इंडिया, या फिर स्वच्छ भारत है। ऐसी कई दर्जनों योजनाएं, उसमें स्मार्ट सिटी भी शामिल है, उन्होंने देश के नाम की, अनाउंस की, लेकिन वो लागू एक योजना को भी ढंग से नहीं कर पाए। यशवंत सिन्हा का मानना था कि मोदी का जो इंप्लीमेंटेशन है, उनका जो एग्जीक्यूशन है, यानी योजना को जमीन पर उतारना, उसकी प्लानिंग करना, वो सबसे कमजोर कड़ी है। और इसी वजह से देश जो है बद से बदतर स्थिति में पहुंच रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री योजना तो बना देते हैं, अनाउंस भी कर देते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, लागू नहीं कर पाते ढंग से। अब दोस्तों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आप यशवंत सिन्हा के खुलासे सुनना चाहते हैं। बस एक गुजारिश है छोटी सी कि अगर इस चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अपने कमेंट, इस इंटरव्यू को देखने के बाद अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैं पढ़ूंगा, मेरी टीम पढ़ेगी, और आपकी जो राय शुमारी है उसका मैं ख्याल रखूँगा अगले वीडियो में, जो भी आप इम्प्रूवमेंट की बात कहेंगे। अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सीधे यशवंत सिन्हा साहब के खुलासे सुनते हैं। बस एक और गुजारिश है, इनकी बातों को गौर से सुनिएगा। आज की तारीख में देश के सीनियर मोस्ट एक्टिव पॉलिटिशियन हैं जो कम से कम हिम्मत से बात करते हैं। सिन्हा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मेरा जो पहला सवाल है, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा बजट, जो आज बजट पेश हुआ है, ये ऐतिहासिक है, हिस्टोरिकल है, और ऐसा बजट हिंदुस्तान में पेश ही नहीं हुआ। यानी जिस समय आप वित्त मंत्री थे, आपने भी कई बार बजट पेश किए, आप भी ऐसा बजट पेश नहीं कर पाए। उससे पहले नरसिम्हा राव के टाइम पे, या मनमोहन सिंह ने जो बजट पेश किए, या नेहरू जी के टाइम पे पेश हुए, इंदिरा गांधी के टाइम पे, कोई भी सरकार ऐसा बजट पेश नहीं कर पाई जो आज बजट पेश हुआ है। तो क्या मैं मानूं कि क्या अर्थनीति मोदी की सबसे बड़ी ताकत है या फिर कमजोरी है? आज का बजट ऐतिहासिक है। देखिए, इस सरकार की जो खासियत रही है शुरू से, वो रही है बड़बोलपने की। जी, कुछ भी बोल दो अपनी तारीफ में। और मुझे लगता है कि ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है कि जब वो कह रहे हैं कि हिस्टोरिक बजट है और ऐसा बजट कभी पेश ही नहीं हुआ है, तो मैं कहूँगा कि मैं आदर के साथ आपसे
डिफर करता हूं, आपके साथ सहमत नहीं हो सकता हूं। सारी दुनिया मानती है, और मैं तो उस समय और आज भी कांग्रेस पार्टी में कभी रहा नहीं, लेकिन मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि मनमोहन सिंह का जो बजट था 1991 का, वो सचमुच में एक हिस्टोरिक बजट था, क्योंकि उसने देश की जो आर्थिक दिशा थी उसको पूरी तरह से बदल दिया था। सब लोग इस बात को देश और दुनिया में स्वीकार करते हैं। सिन्हा साहब, क्योंकि आपने भी देश के 5 बजट पेश किए वाजपेयी की सरकार में, और आपके बजट की बड़ी चर्चा भी होती थी और हम भी कवर करते थे उस समय। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, ये जो बजट है, ठीक है, मोदी जी की सरकार है और आपने कहा मोदी जी भाई बड़बोले हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक बजट है। लेकिन अगर सच्चाई देखें तो ज़मीन पर अगर इसको हम देखें, असेस करें आप, तो 10 में से कितने नंबर देंगे आप इस बजट को? मैं नंबर देने का काम नहीं करता हूँ। आज तक मैंने किसी बजट, चलिए, अच्छा था, बुरा था, सबसे अच्छा था, नहीं, अच्छा था, बुरा था, बहुत बुरा था। मैं कहूंगा कि मामूली बजट है। इसमें कुछ क्षेत्रों को अच्छा मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, लेकिन जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से शहरी अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, इसको कोई खास गति मिलने वाली नहीं है। जिस ढर्रे से हम चल रहे थे, जिस ढंग से, उसी ढंग से आगे भी चलते होंगे। सिन्हा साहब, कांग्रेस का, विपक्ष का कहना है कि इसमें एजुकेशन का जो बजट है उसको लगातार कम करते चले जा रहे हैं। कहाँ 4-4.5% होता था जब मोदी की सरकार 2014 में पहली बार आई थी, वो घटते घटते 2.5% तक आ गया है। तो एजुकेशन का जो एरिया है उस पे फोकस बिल्कुल नहीं है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही कहा है कांग्रेस पार्टी ने या सुप्रिया ने। पॉइंट ये है कि देखिए, शुरू से मुझे याद है कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर आज से कब 24 साल पहले, तो उस समय भी ये चर्चा होती थी कि हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, उसका 6% जो 6% है वो हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, मतलब अलग अलग 6% एजुकेशन, 6% हेल्थ के ऊपर खर्च करना चाहिए। मैं मानता हूं इस बात को कि वित्त मंत्री के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अगर वहां खर्च कर देंगे तो फिर कहीं और खर्च करने में दिक्कत होगी, तो इसलिए वो वहां तक हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन घटना तो बहुत चिंता की बात है। मैंने वो फिगर्स अभी नहीं देखे हैं, लेकिन अगर एजुकेशन के ऊपर हमारा जो आउटले है वो घटा है या लगातार घटता जा रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी या परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, तो ये चिंता का विषय है। सिन्हा साहब, क्या आपको लग रहा है कि देश की जो इस वक्त अर्थ नीति है, अर्थव्यवस्था है, जो माली हालत है, आम आदमी की जो माली हालत है, कहीं ना कहीं कमर टूट रही है? और जिस तरह से देश के निर्यात, एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, जो हमारा जीडीपी में शेयर होता था मैन्युफैक्चरिंग का, वो घट के 13% आ गया है। चाइना 27-28% पर है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है और आम आदमी जो है उसका हाल बुरा है, सरकारी राशन पर एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो जी रही है? देखिए, मैं कई दिनों से अपने गांव में हूं, यहाँ झारखंड में, और हमसे जो नौजवान मिलने आता है वो यही कहता है कि साहब किसी तरह हमारी नौकरी कहीं लगवा दीजिए। और मुझे बहुत अफसोस होता है उनकी बात को सुनकर, क्योंकि उनके लिए कोई एवेन्यू, कोई रास्ता खुला नजर नहीं आता है, और वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि यशवंत सिन्हा सिफारिश कर देंगे या कोई नेता सिफारिश कर देगा तो शायद उनकी नौकरी लग जाए। क्या दिखाता है कि बेरोजगारी जो है वो एक भयंकर समस्या हमारे देश में आज है, पहले भी थी, आज भी है, आज बढ़ी चढ़ी है। तो ये एक जीवन का पहलू है जिस पर कि फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत ज्यादा फोकस देना था कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में कैसे दूर होगी, और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हम स्पेसिफिकली क्या क्या स्टेप्स उठा रहे हैं। एक रास्ता बना था मनरेगा, रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, जो पहले चला आ रहा था, जी। तो वहां से गांव वालों को सुविधा हो जाती थी कि वो, उनको और कहीं काम नहीं मिलता था तो मनरेगा में काम मिलता था।
अब वो जी राम जी, भगवान जी, परशुराम जी, जो भी योजना बन गई हो, इस सरकार की तो यही फितरत है ना कि सब कुछ जी राम जी, और आप शिकायत करेंगे तो कहेंगे कि आप राम के विरुद्ध हो। तो जी राम जी जो हुआ है उसमें क्या हुआ है कि राज्यों का शेयर बढ़ा दिया गया है। अब राज्यों की माली हालत इतनी खराब है कि वो अपना शेयर नहीं दे पाएंगे, तो ये सारी जी योजना जो है वो सफर करेगी। इसलिए रूरल एम्प्लॉयमेंट का एक जो सोर्स था वो भी उनके लिए बंद हो जाएगा, और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का कष्ट बढ़ेगा। जी तो ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए। जी। एक और सवाल आ रहा है, जो गैर भाजपा मुख्यमंत्री, क्योंकि जो मोदी जी के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी के बनाए हुए हैं, वो तो बेचारे कुछ कह नहीं रहे, भले उनके हाथ बंधे हैं। लेकिन बाकी जो मुख्यमंत्री, चाहे ममता बनर्जी हो, स्टालिन हो, या फिर पी विजयन है केरल में, या फिर आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। जो मुख्यमंत्री बीजेपी के नहीं है, उनका ये कहना है कि साहब हमारे राज्यों में हालत बहुत बुरी है, कर्जा में पूरा राज्य डूबा हुआ है, कर्ज राज्य पे बढ़ता जा रहा है, राज्य की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। ऐसे में सरकार को इस बजट में कम से कम कुछ तो देना चाहिए था राज्यों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं स्टेट्स को इग्नोर कर रहे हैं, या उनके पास कोई समाधान नहीं है, या उनके पास कोई विजन नहीं है? देखिए, उनके पास विजन होना चाहिए ना, खुद मुख्यमंत्री रहे हैं पता नहीं कितने साल, 12 साल शायद। तो नरेंद्र मोदी से और ज्यादा वाकिफ कौन सा व्यक्ति होगा जो इसके बारे में सोचेगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वित्त मंत्री था, और मैं भी राज्यों को केंद्र से पैसा देता था। नयनार थे सीपीएम के मुख्यमंत्री केरल में, जी और मुझे याद है कि उन्होंने मुझे एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने बीजेपी के वित्त मंत्री से ये उम्मीद नहीं रखी थी कि वो हमारे केरल स्टेट का ध्यान रखेंगे अपने बजट में। ऐसा पत्र उन्होंने भेजा, अभी भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं जी वित्त मंत्रालय में। तो उन्होंने क्यों भेजा? क्योंकि आप जब बजट बनाते हैं तो राज्यों को उसमें कौन सा प्रोत्साहन देते हैं, उनकी कैसे मदद करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूं। झारखंड में बैठा हूं कि मिनरल्स के ऊपर जो एक उन्होंने घोषणा की, उसमें झारखंड का नाम ही नहीं था। अब ये तो मिनरल रिच स्टेट है ना, वो रेयर मिनरल्स है जी। जो भी है, रेयर अर्थ। जी रेयर अर्थ वाले जी वो सब यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो झारखंड को क्यों नहीं डाला उसमें? आश्चर्य की बात है। तो वित्त मंत्री ने उन राज्यों का ध्यान रखा जहां चुनाव होने वाले हैं, और जहां नहीं होने वाले हैं उसके बारे में कोई चिंता उनको नहीं है। अब रेलवे का बजट आपको ढूंढना पड़ेगा कि रेलवे का बजट इसमें कितना है। लेकिन क्या वित्त मंत्री के भाषण में आपने कहीं सुना कि उन्होंने रेलवे का जिक्र किया? जी हाँ, वो बजट बताती नहीं। जी जी हाँ, बजट को बताना चाहिए ना। अगर कोई मुख्य बहुत बड़ा सुधार हो रहा है रेलवेज में, कोई बड़ी लाइन बन वो रही है, सिर्फ तो योजनाएं बजट नहीं बताती, योजनाएं बताती हैं कि हम ये योजना ला रहे हैं, हम ये योजना ला रहे हैं, हम ये योजना ला रहे हैं। रेल बजट को इन्होंने मर्ज कर दिया था जनरल बजट में। उसका नतीजा ये हुआ कि रेल जो इतना बड़ा एक हमारे देश का इकोनॉमी के पार्ट है, वो कहीं उसका मेंशन ही नहीं होता है। सब कोई भूल गए रेलवे बजट के बारे में। मुझे इंटरेस्ट है कि हमारी जो हजारीबाग की लाइन है जो मेरे टाइम में बनी, उसके दोहरीकरण का क्या हो रहा है। जी, एक एक चीज तो और पूछना चाहूंगा। आप पूर्व वित्त मंत्री रहे देश के, और कई साल रहे, देश की इकोनॉमिक्स को समझते हैं, ब्यूरोक्रेट भी रहे, आईएएस ऑफिसर भी रहे, तो आप ये भी समझते हैं कि जिला स्तर पे या गांव के क्या हाल है। आपने कई बातें अंडरलाइन करी। आपने कहा कि भाई किसानों के लिए इस बजट में कुछ नहीं। आपने कहा कि कस्बों के लिए, शहरों के लिए भी, शहरी जो निम्न मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आबादी, उसके लिए भी कुछ नहीं है। शिक्षा पर बजट और कम हो गया, हेल्थ का भी बुरा हाल है, हेल्थ में भी ऐसा कुछ आपको फोकस नहीं दिख रहा है, कारखाने बंद हो रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग पर भी कोई बहुत ज़्यादा फोकस है नहीं।
तो क्या इसको क्या माना जाए कि कहीं पर मोदी जी की टीम कमज़ोर है या मोदी जी अच्छे ज़हीन लोग, पढ़े लिखे लोग जो देश में कमी नहीं है इकोनॉमिस्ट की, उनको रखते नहीं हैं, उनसे मदद नहीं लेते, जो उनके मन में आता है कि निर्मला सीतारमण है, जबकि सच्चाई ये है कि निर्मला सीतारमण के जो पति हैं, वो इकोनॉमिस्ट थे, ये नहीं थी। तो क्या आपको लगता है कि टीम कमज़ोर है या अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते या मोदी जी को लगता है कि उनको सब कुछ पता है, सारा हर समस्या का निदान उनके पास है? देखिए ना, इस यहाँ अच्छे अफसरों की कमी है, ना अच्छे इकोनॉमिस्ट की कमी है। देश में बहुत टैलेंट है, उनका उपयोग हम कर सकते हैं, उनसे हम राय मशविरा कर सकते हैं। और राय मशविरा न केवल राय मशविरा कर सकते हैं, बल्कि उनके दिए गए सुझावों को ध्यान से सुनकर उनको हम अमल में ला सकते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि अगर ये हमारे मन में बात है कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, ये सब लोग मेरे सामने बिल्कुल निकम्मे हैं और मैं ही देश की भलाई कर सकता हूं, तो फिर आप सुझाव अगर लेते भी हैं तो उस पर अमल नहीं करते हैं और अपने मन मर्जी की चलाते हैं। आज की सरकार में यही हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं अगर सूचना के आधार पर ये आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये बजट प्रधानमंत्री कार्यालय में बना है तो मोदी जी तो इसको हिस्टोरिक कहेंगे ही। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि बजट अब वित्त मंत्रालय में नहीं बनता है, पीएमओ में बनता है और वित्त मंत्री का केवल ये कर्तव्य रहता है कि वो पार्लियामेंट लोकसभा में खड़े होके बजट स्पीच को पढ़ दें। नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बल्कि वो रीडर हैं? मंत्री नहीं, रीडर मिनिस्टर हो गई है कि वहां से लिख के आए भाषण प्रधानमंत्री के यहाँ से, पीएमओ के यहाँ से, उसको उन्होंने उठ के पढ़ दिया। बहुत दिनों से ये चल रहा है और इसमें क्या खास बात रही? खास बात ये रही कि एक रिकॉर्ड बना देश में कि निर्मला सीतारमण एज ए वित्त मंत्री 8वीं या 9वीं बजट, नौवीं बार बजट पेश किया, जो मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देता है। और पहली महिला वित्त मंत्री, पहली महिला 9 बार जी। हाँ, और 9 बार उन्होंने बजट पेश किया, वही बजट बार बार पेश किया। तो ये तो अपनी जगह पर ठीक है, मोदी जी को भी सूट करता है कि एक ऐसा वित्त मंत्री हो जो उनकी पूरी बात सुने और कहीं पर भी कोई कंप्लेन ना करे। जी, जो सबसे बड़ी बात, मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, इकोनॉमिस्ट से बात हो रही, उन्होंने कहा जो सबसे डिफिकल्ट एरिया है इस वक्त हिंदुस्तान में वो ये है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा जो प्रोडक्शन है, हमारा जो उद्योग है, जो रोजगार भी उपलब्ध कराता है, देश के निर्यात को भी बढ़ाता है, देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग दिन पर दिन घटती जा रही है और चाइना धीरे 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 हमारी मैन्युफैक्चरिंग को एनक्रोच कर रहा है और अपना सामान डंप कर रहा है। कारखाने बंद हो रहे हैं, 13% पर हम आ गए। एक ज़माने में अगर नेहरू जी के ज़माने में देखिए या इवन वाजपेयी जी आपके समय में देखिए या मनमोहन सिंह के टाइम पे देखिए तो मैन्युफैक्चरिंग 18-19% जीडीपी का शेयर उसमें रहता था। ये जो मैन्युफैक्चरिंग घट रही, कारखाने बंद हो रहे हैं और मोदी जी ने जो कहा था मेक इन इंडिया, शुरू में एक शेयर भी बनाया था जो मेक इन इंडिया का सिंबल था, डिजिटल इंडिया की बात करी थी, क्रांति लाने की बात करी थी कि हर जिले में कारखाने होंगे। क्या वो सिर्फ एक छल था या मोदी जी की वो कैपेसिटी नहीं आपको लगती है जो वो मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ा सकें, या कोई नेहरू की झलक हो या एनडी तिवारी की झलक हो जिन्होंने उद्योग के क्षेत्र में बहुत काम किया? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। और आपने जितनी बातें कही वो बिल्कुल सटीक हैं। एक और मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं कि आज जो हमारे देश की इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग खास तौर पर, वो किस कैपेसिटी पर काम कर रही है? वो लगभग 70-75% कैपेसिटी का ही यूटिलाइजेशन कर रही है, बाकी उसका वेस्ट हो रहा है। और कभी भी मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि जब आप कोशिश करके डिमांड बढ़ाते हैं, कंजम्पशन बढ़ाते हैं, तो क्या होता है कि पहले जो उद्योग लगाए हुए लोग हैं वो अपना कैपेसिटी बढ़ाकर 100% करते हैं, 100% से भी उसी
मशीनरी से उसको 110 120% करते हैं, और फिर जब देखते हैं कि डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है तब फिर उसमें कैपेसिटी एडिशन करते हैं। कैपेसिटी एडिशन जब होता है तब नया इन्वेस्टमेंट आता है। हमारे देश में नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर का हो या पब्लिक सेक्टर का, वो इसलिए कि डिमांड ही नहीं है और हम कमजोर स्थिति में आज के दिन हैं। अपनी पूरी कैपेसिटी का भी यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो जो 13% घट के आ गया, और ये सारे आंकड़े इस बात को दिखाते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो संकट में है। शेर कहीं गीदड़ बन के बैठा हुआ है, और इसीलिए देश में रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी गवर्नमेंट हैज रन आउट ऑफ आइडियाज, डज नॉट प्रोवाइड अ सिंगल सोल्यूशन टू इंडियाज मेनी इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस। मोदी जी के पास अब आइडिया नहीं रहे। जो शुरू में आइडिया थे 2014 में या 15 में, अब उनके पास आइडियों का अकाल है, उनके पास कोई विजन नहीं है। इस बात से आप कितना सहमत हैं, और अगर आप सहमत हैं तो उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं। ये एक ऐसी सरकार है जिसको बहुत अवसर मिला इस देश को आगे ले जाने का। मतलब आप देखिए कि मनमोहन सिंह कितने दिन फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी सरकार कब तक चली? 5 साल। वाजपेयी जी की सरकार कब तक चली? 5 साल, 6 साल। किसी सरकार को क्या ये मौका मिला कि वो लगातार 12 साल सत्ता में रहे केंद्र में, और लगातार उसका बजट बनाए? तो अब तक तो इस देश में क्रांति आ जानी चाहिए थी। लेकिन एक है कि आपके पास आइडियाज क्या हैं। अगर यू हैव रन आउट ऑफ आइडिया, जैसे कि खड़गे साहब ने कहा है और मैं उनसे सहमत हूं, तो फिर इसी प्रकार घिसी पिटी बातें होंगी और नई कुछ बात नहीं होगी, क्योंकि आपके पास नए आइडियाज नहीं हैं। दूसरी बात है कि जो लोग नए आइडियाज आपको देते हैं उस पर आप अमल नहीं करते हैं, आप अपनी चलाते हैं। जी, सिन्हा साहब, एक व्यक्तिगत मुझे लगा सवाल आपसे पूछूं, बजट से थोड़ा हटके, क्योंकि आप आज की तारीख में देश के सीनियर मोस्ट एक्टिव पॉलिटिशियन हैं। कई प्रधानमंत्रियों के साथ आपने काम किया, कई आप भूमिका में रहे, आप एक आईएएस ऑफिसर की भूमिका में रहे, आप वित्त मंत्री की भूमिका में रहे, आप विदेश मंत्री की भूमिका में रहे, और नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, मोदी तक, आपने सारे प्रधानमंत्रियों को कहीं ना कहीं किसी रूप में देखा है। हम नरेंद्र मोदी को अगर हम बात करें उनकी अर्थनीति की, तो नेहरू जी को अगर हम लें, नरसिम्हा राव को लें, मनमोहन सिंह को लें, वाजपेयी जी को लें या इंदिरा गांधी को लें, तो आप इनकी तुलना कैसे करेंगे? मोदी जी की अर्थनीति में, जैसे मैंने आपसे कहा कि 12 साल हो गए और इतने सारे बजट पेश कर दिए इन सरकार ने, उसमें कुछ लगता ही नहीं है, कोई चीज नजर नहीं आती है कि ये बहुत बड़ा काम होगा। जैसे कि मनमोहन सिंह ने ऐसा आर्थिक सुधार लाए, देश को आगे बढ़ाने का काम किया। वाजपेयी जी, जिनका मैं वित्त मंत्री था, हम लोगों ने नेशनल हाईवे कार्यक्रम शुरू किया, हम लोगों ने टेलीकॉम में सुधार किया, हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए सड़कें बनाई, ग्रामीण सड़कें जो थी, तो बहुत सारे ऐसे किसान क्रेडिट कार्ड लाए फाइनेंस करने के लिए किसानों को। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं कि भाई हमने ये काम किया। मोदी जी के 12 सालों में क्या क्या काम हुआ? एक शेर उन्होंने बनाया, अब वो शेर भी कहीं मेक इन इंडिया का, जी हाँ, मेक इन इंडिया का, उसका कहीं जिक्र नहीं होता है अब। और बहुत तरह की अब समस्याएं अर्थव्यवस्था के सामने आ गई हैं। तो क्या कहेंगे मोदी जी, क्या कहेंगे उनके वित्त मंत्री? अरुण जेटली जी तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन निर्मला जी क्या कहेंगे, भाई हमने कौन सा खास काम किया? क्या आपको लगता है, लास्ट चलते चलते एक मुझे लगा एक सवाल कर दूं, क्या आपको लगता है मोदी जी ने जैसे योजनाएं तो बहुत रखी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बाद टेक्नोलॉजी के क्षेत्र, बहुत सी स्कीम्स, लेकिन कोई स्कीम जो है, मतलब चाहे वो मुद्रा योजना हो, जो भी योजना हो, वो इम्प्लीमेंट होती हुई नहीं देखी। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, जमीन पर उस योजना को उतारना, इसमें वो कमजोर है। आइडिया में स्ट्रांग है, बातों में स्ट्रांग है, जमीन पर उसको उतारने में, योजना में वो कमजोर है।
देखिए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है आपसे सहमत होकर ये कहते हुए कि मोदी जी 12 साल गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। उनको जितना आइडिया होना चाहिए धरातल पर योजनाओं को उतारने का, उससे ज्यादा किसी को और नहीं होगा। जी आपने कहा मैं आईएएस ऑफिसर था। मेरी सबसे बड़ी चिंता ये रहती थी कि क्या हमारी स्कीम कागजों में रह जाएगी, और अगर हम उसको सचमुच धरातल पर उतारना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या उपाय हमको करने पड़ेंगे ताकि ये धरातल पर उतरे। ग्रामीण सड़क योजना उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हम लोगों ने इस तरह उसको बांधा चारों तरफ से कि राज्यों के द्वारा जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होना था उसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती थी, इसलिए सक्सेसफुल योजना बनी। तो मोदी जी को इसके बारे में पूरा अनुभव है क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं कहा। आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया। ये जो स्वच्छ भारत योजना थी उसमें जो टॉयलेट्स बनने थे, आप जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उन टॉयलेट्स का क्या हुआ? कभी कोई असेसमेंट हुआ कि कितने टॉयलेट सचमुच में यूज हो रहे हैं जी और कितने जो हैं वो स्मार्ट सिटीज, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। नहीं बनी, कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। मोदी जी की हजारों योजनाएं बनी, उसका कोई वैल्यूएशन ही नहीं हुआ। ये हुआ कि हम ने बनाया, खूब प्रचार किया, उसके बाद आगे बढ़ गए, उसको भूल गए, नई योजना। फिर उसके बाद उसका क्या हुआ नहीं पता, आगे बढ़ गए तीसरी योजना। तो ये सब करते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी फंड का भयानक दुरुपयोग हुआ है। मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो शौचालय योजना बनानी थी, जो बनी शौचालय, और उसमें आज लोग भूसा रखने का काम कर रहे हैं गांव में क्योंकि उसमें पानी का इंतजाम नहीं था। ये तो किसी को सोचना चाहिए था ना जी कि पानी का इंतजाम नहीं होगा तो टॉयलेट कैसे काम करेगा। नहीं सोचा। आधी योजना में 12,500 का एक टॉयलेट बनाया, 6,000 रुपया किसान को मिला टॉयलेट बनाने के लिए, उसको उसने घर बना दिया, कमरा बना दिया, उसमें गाय का भूसा रख। यही हाल उज्ज्वला योजना का भी यही रहा, जिसमें गैस सिलेंडर पहुंच रहे थे, वो गैस सिलेंडर स्टूल का काम कर रहे हैं रसोई में बैठने के लिए। तो क्या लगता है, इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है? बहुत भयंकर कमजोर है, भयंकर बहुत कमजोर, भयानक रूप से ये कमजोर है। इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान नहीं गया इन लोगों का। वो जो व्यवस्थाएं इनको बनानी चाहिए थी इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने की, वो व्यवस्थाएं इन्होंने नहीं बनाई। ये यशवंत सिन्हा साहब थे, कई बार देश का बजट पेश कर चुके हैं, पूर्व देश के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन दोस्तों इस वक्त हिंदुस्तान में। इनका ये कहना है कि मोदी ने योजनाएं तो बहुत सी उनकी घोषणाएं की, लेकिन कोई योजना सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक जमीन पर उतार नहीं पाए और इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है। और ये भी वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री का कहना है कि मोदी इज रनिंग शॉर्ट ऑफ आइडियाज। अब उनके पास वो आइडिया नहीं है, टीम कमजोर है और सिर्फ प्रोपोगंडा, सिर्फ बड़बोलापन, प्रचार किए एक सरकार है। और ये जो बजट है उसको कतई ऐतिहासिक नहीं मानते हैं यशवंत सिन्हा। उनका कहना है कि जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं देश के सामने, उसके अनुरूप ये बजट खरा नहीं उतरता है। सिन्हा साहब, आप इस प्रोग्राम में आए, खुलकर बातें हुई और हम सब दोस्त धन्य हुए कि बजट पर हम सीधे सीधे देश के एक पूर्व सीनियर फिनेंस मिनिस्टर से बात कर रहे हैं जिन्होंने 5 बार बजट पेश किया। हमारा सौभाग्य, दोस्तों का सौभाग्य। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।